केमिस्ट वाले से दवाई लेने गई तो रास्ते में एक 16 साल का अपाहिज भीख मांगने वाला लड़का जा रहा था। उस पर तरस खाकर उसे अपने साथ ले आई और पति के ठीक होने तक घर में रख लिया। वे बच्चा बहाने से कभी मेरे पीछे टच करता, कभी मेरी छाती। मैंने अपने घर से दुपट्टा लिया, बाजार के लिए निकली, मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ी। मैंने अपना चेहरा अपने दुपट्टे में अच्छी तरह से छुपाया हुआ था। मैं जवान और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर मजबूरी की वजह से मुझे अपने घर से निकलना पड़ा था। लोगों के बीच अकेले चलते हुए मुझे हर वक्त बड़ा डर सताता रहता था, कोई मेरी खूबसूरती की तरफ ध्यान न दे और मेरा अकेले बाज़ारों में रोज़ का आना जाना किसी की नज़र में न आ जाए और मैं किसी मुश्किल में न पड़ जाऊं। मुझे अच्छे से अंदाज़ा था, न मुझे पुलिस पर विश्वास था, ना ही मैं अब लोगों के हमदर्दी पर कभी विश्वास करती थी। मैं लोगों से धोखे खाती खाती अब थक चुकी थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने एक बार इतना बड़ा धोखा खाया था कि अब मुझे लगता था लोगों के चेहरे आधे से ज़्यादा बनावटी होते हैं और हर मुस्कुराहट झूठी थी। मैंने अपने बीमार पति के लिए दवाई लेने गई थी। मैं दवाई लेकर घर वापस आ रही थी और फुटपाथ पर लगे ठेले पर फ्रूट ले रही थी, जब मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे एक 16 साल के लड़के पर पड़ी थी। वह लड़का बहुत ही गोरा चिट्टा था। फुटपाथ पर सर झुकाए मेरा ध्यान वह अपनी तरफ खींच गया। मैं अफसोस से उसे देखती रह गई। उसके पास गई और कुछ सिक्के मेरे पर्स में पड़े थे। मैंने उसको देना चाहा। मुझे लगा वो भीख मांग रहा है, मगर उसने जल्दी से मेरे पैसे लेने से मना कर दिया और बड़े तमीज़ से बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ। कोई काम हो तो दे दो, मैं काम करके खाना चाहता हूँ, भिखारी नहीं हूँ। मैं उसके शब्द पर चौंकी थी। उसके शब्दों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह कोई ख़ानदानी लड़का है। मुझे उसकी खुददारी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उसे राय दिया कि वह जवान है, जाकर मजदूरी करके कमाए। इस तरह फुटपाथ पर बैठे रहने से तो उसको यूँ सब भिखारी ही समझेंगे, जैसे तुम्हें मैंने समझ लिया था। इससे तो अच्छा है तुम कहीं रोजगार चौक पर बैठो, वहाँ से तुम्हें काम मिल जाएगा। मेरे राय पर वो बड़े कांपते हुए बोला कि मैं अपाहिज हूँ, इसलिए कोई भी मुझे मजदूरी करवाने से मना कर देता है, क्योंकि मैं उनका काम सही ढंग से नहीं कर पाता। अगर आपके घर में कोई घर का काम हो तो वह मैं कर सकता हूँ। मेरे सामने खड़ा हो गया और कुछ कदम चलकर लड़खड़ाया। उसकी एक टांग नाकाम थी। मैं ये देखकर जल्दी अपने पैसे वापस रखती उसे कहा, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें महीने का पगार भी दूंगी और तुम्हें सारी ज़रूरत की चीज़ें भी दूंगी। मैंने वहीं बाजार में खड़े खड़े जल्दबाजी में फ़ैसला कर लिया, इस लड़के से बाहर के काम ही करवाऊंगी ताकि मुझे यूँ बाज़ारों में धक्के ना खाना पड़े। मैं उस वक्त ये भी भूल गई थी वह लड़का भी जवान था और मेरे पति घर वालों ने हमेशा मुझे समझाया था कि अनजान लोगों पर इतनी जल्दी विश्वास करना नुकसान हो सकता है, मगर मेरी हमदर्दी और मेरी मोहब्बत वाली नेचर ने मुझे उकसाया कि मैं उस लड़के की मदद कर दूं। वो मेरी बात पर खुश हो गया। मैंने जल्दी से दवा ली और उस लड़के को अपने घर ले आई। जब मेरे पति ने उस लड़के को देखा, वह भी हैरान रह गए। मैंने पति को उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया। वह अच्छे परिवार से है, लेकिन अपाहिजपन से थोड़ा मजबूर, लाचार है और ज़रूरतमंद भी है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है। मेरे पति उस लड़के के सामने तो चुप हो गए, मगर अकेले में मुझसे नाराज़ होकर कहा कि तुम एक अनजान और जवान लड़के को घर ले आई हो। वे बच्चा नहीं, इस तरह किसी अनजान आदमी को और भीख मांगने वाले के बारे में मेरे पति ने न जाने कैसी कैसी कहानी सुन रखी थी। मैंने पति से अपनी मजबूरी बताई। मुझसे अब बाहर के काम नहीं होते। एक तो मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ऊपर से लोग मुझे घूर घूर कर देखते भी हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारी पत्नी को लोग यूँ देखेंगे तो। इसी वजह से मैंने इस लड़के को घर में रखा है, ताकि वो मेरी मदद करे और बाहर का सारा काम यही करेगा। मेरी ज़िद पर मेरे पति चुप हो गए। हमारे घर की मजबूरी थी। मेरे पति जवान थे, मगर उनको स्किन की प्रॉब्लम थी। वे बाहर जाते तो उनकी पूरी बॉडी में खुजली हो जाती थी। वे पढ़े लिखे इंसान थे। अपनी हालत की वजह से वह ऑनलाइन से ही घर में काम करते थे। वे हर वक्त घर में रहते थे और दवाइयों का इस्तेमाल हमेशा करते थे। मजबूरन मुझे बाज़ार से सामान लेने के लिए जाना पड़ा था। मैं अब घर से बाहर निकलने से घबराने लगी थी। और वह लड़का अपाहिज ज़रूर था, मगर उसने मुझे यकीन दिला दिया था कि वह बाज़ार का हर काम शौक़ से करेगा और मुझे कोई परेशानी नहीं होने देगा। मैंने थोड़ी तसल्ली में हुई, क्योंकि मुझे वह लड़का बहुत शरीफ लग रहा था। मैंने अपनी पति की किसी बात पर ध्यान न दिया। मेरे पति ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और खुद कमरे में बंद रहने लगे। मैं घर में सारा दिन काम करती रहती और वह लड़का बैठकर मुझे देखता रहता था। कभी कभी मुझे उसका एक टक देखना अजीब भी लगता था।
मैंने घर में अब नाइटी पहनना छोड़ दिया था, दुपट्टा लेना शुरू कर दिया था। मैं सावधानी रखती थी ताकि वह लड़का मेरी तरफ ध्यान न दे। मुझे अंदाज़ा था मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरी उम्र भी बहुत मुश्किल से 23-24 साल थी। मैं कोई बड़ी उम्र की औरत न थी। अपने पति के बार बार समझाने पर मुझे भी एहसास हो चुका था कि मैंने लड़के को घर के अंदर लाकर ठीक नहीं किया था। मगर मुझे उस वक्त सिर्फ अपनी आसानी चाहिए थी। उस लड़के ने सच में मेरा बहुत हाथ बटाया था और बाजार से सामान वगैरह लाकर देने के अलावा घर के छोटे मोटे काम भी कर लेता था। मैंने गेट के दरवाजे के पास बने कमरे में उस लड़के को रुकने की जगह दी थी। बाकी घर का आंगन बंद रहता था। बाहर से दरवाज़ा कुछ दूर था। हमारे घर का आंगन बहुत खुला खुला था और एक तरफ पौधे भी लगे हुए थे। मेरे पति की जब से तबीयत खराब रहती थी, वे बहुत बीमार थे। मैं उन्हीं में सारा दिन बिजी रहती थी और थकान की वजह से हम दोनों ने पौधों का ख्याल रखना छोड़ दिया था। अब लड़का सारा दिन उन पौधों के साथ लगा रहता। मुझे वह लड़का देखने में बहुत फालतू ज़रूर लगता था। मैं उसकी अपाहिज और मोहताजी पर अफसोस करती थी। मुझे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वह जैसा नज़र आता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे होश तो उस दिन उड़े जब मैं रात के वक्त कमरे में पानी ना होने की वजह से निकली तो मुझे किचन के करीब खटपट का एहसास हुआ। तो मैं डर गई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने ही वही अपाहिज लड़का खड़ा था। हमारे किचन के दरवाजे दो थे। एक आंगन के अंदर की तरफ खुलता था जबकि दूसरा बाहर की तरफ खुलता था। वह लड़का भी शायद मेरे जग जाने का अंदाज़ा कर चुका था, तभी आंगन में खुलने वाले दरवाजे से निकल रहा था। मगर ऐन वक्त पर मैंने लाइट ऑन कर दी थी। वह लड़का मुझे देखकर घबरा गया था और बोला कि मुझे भूख लग रही थी। शाम को ठीक तरीके से नहीं खाया था, इसलिए मैं किचन में चला आया था। उस लड़के के शब्द पर मैंने किचन में नज़र दौड़ाई। वह सब सामान वैसे का वैसे पड़ा था जैसे मैं सोने से पहले समेट कर गई थी। उस लड़के का लाल पड़ता चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। न जाने वो क्या कर रहा था। मेरे आने पर यूं घबरा क्यों गया था। मैंने उसकी वजह पूछी तो वह बिल्कुल चुप से सर हिला दिया। मैं उस वक्त खुद भी डर गई थी, इसलिए उसे ज़्यादा सवाल नहीं किया। वह उसी वक्त सर झुकाकर चला गया और मैं परेशानी में पानी पीना ही भूल गई और अपने कमरे में आकर सो नहीं पाई थी। वह लड़का किचन के जरिए घर में दाखिल हुआ था और रात के वक्त अगर वह किचन में आया था तो उसे खाना खा लेना चाहिए था, पर उसने खाना तो खाया ही नहीं था। मुझे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ कि वह रात के वक्त घर के अंदर दाखिल होता था। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगली सुबह इससे पहले कि मैं उस लड़के से सवाल जवाब करती, वह नाश्ता लेने मेरे पास आया और शर्मिंदगी से बोला कि मैं रात के वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से घर में आया था। मैं अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उस लड़के का झुका हुआ सर और यूं शर्मिंदगी देखकर मैंने अपने शक को भुला दिए। मुझे लगा वह लड़का सच में भूखा होगा, उसकी वजह से वह यहाँ पर आया होगा। लड़के की माफ़ी मांगने पर बात वहीं ख़त्म हो गई और मैं अपने पति के सामने वह बात बिल्कुल भुला दिया और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं हर मामले में घर के मर्द को अनजान रख रही थी। मेरे पति भी तसल्ली में थे, वे सच में लड़का अच्छा है। अगली रात मेरी आंख फिर से खुली तो मैं उठ बैठी। मेरे लापरवाही में उस लड़के की हरकत अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने कुछ सोचते हुए कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के पास मौजूद है। मैं चौंक गई। इस बार लाइट ऑन करने पर कोई मौजूद नहीं था। मैंने किसी की मौजूदगी को अपना वहम समझ लिया और सारा घर घूमकर देख लिया। कमरे में वापस चली गई। उसके बाद कई रातें इसी तरह मैं जाग कर चेक करती रही और हर बार मुझे ऐसा ही वहम सताता कि घर में रात के वक्त कोई और भी मौजूद होता था, लेकिन मुझे कभी कोई नज़र नहीं आया। मगर एक सुबह खाना बनाते हुए अपने पति की बात पर चौंक गई जब मेरे पति ने सोचते हुए मुझसे कहा कि आजकल इस लड़के को देखकर लगता है ये रातों को सोता नहीं। उसकी आंखों में नींद भरी होती है और लाल होती है और दिन भर जहाँ बैठता है वहीं नींद में चला जाता है। मैंने अपने पति से कहा कि उसे कोई खास काम नहीं, इसलिए शायद वह परेशान रहता होगा और खाली बैठे इंसान को वैसे भी नींद आती रहती है। मेरे पति ने मेरी बात पर हाँ में हाँ मिला दी और उठकर कमरे में चले गए। मगर मैं खुद सोच में गुम हो गई थी। वह लड़का शुरू के दिन तो बिल्कुल ठीक रहा, मगर अब वह अजीब तरह की हरकतें करने लगा था। बाजार जाता तो कुछ मिनट में खरीदारी करके झट से घर पहुंच जाता और ऐसा लगता था जैसे भाग कर आया हो, जबकि वह अपाहिज लड़का था। एक अपाहिज इंसान के लिए भागना बहुत कठिन होता है, मगर वह लड़का अब हर वक्त जल्दबाजी में रहने लगा था। मैं उसके बदलाव को महसूस कर रही थी, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन ये लड़का बाजार गया
तो बुरी तरह हाँफ रहा था। मैं उसकी हालत पर घबरा गई थी। उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ रहा था। मैंने परेशानी से सवाल किया तो वो बोला कि सामान भारी था, इसलिए मैं थक गया हूँ। वह जवान और अच्छी सेहत का लड़का था। मुझे उसकी बातों पर शक था, वह सच नहीं बोल रहा था। मैंने हमेशा से कहा, अगर ये काम उसको मुश्किल हो चुका है तो वापस चला जाए, मैं अपना काम खुद कर लूँगी। मेरी बात पर वह जल्दी से सीधा हुआ और बोला, अब मैं ये काम कभी नहीं छोड़ सकता। मैं उसके शब्दों पर चौंकी और उसे देखा तो वह हंसकर बोला कि आप कमज़ोर हैं, ये काम आप नहीं कर सकती। ऐसे काम हम जैसे जवान लड़के ही कर सकते हैं। वो मुझे अक्सर ये बात बोल देता था, मैं कमज़ोर हूँ और कुछ नहीं कर सकती, मगर मैंने पहली बार उसके शब्दों को महसूस किया था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे एहसास दिलाता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे ये बात अजीब लग रही थी। एकदम मुझे लगने लगा रातों को जो वो घर में घूमता है वो भी हकीकत है। कई दिनों से मेरा पूरा शरीर टूटने लगा था और मेरे अंदर अजीब सी हरकतें होने लगी थी, पर मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। एक दिन मैं अपनी बड़ी बहन से फ़ोन पर बात करते करते बेडरूम में रखे हुए सोफे पर ही सो गई थी और मेरे पति तो पहले ही दवाइयों की वजह से और मुझसे पहले ही सो जाया करते थे। उस टाइम मैं सोफे से नीचे गिरी पड़ी थी और मेरी आंख दिन के 12 बजे खुली थी। न जाने मुझे ऐसा कौन सा नींद सवार हुआ था, मैं सोती रह गई थी और मेरे पति भी गहरी नींद में थे। मुझे अपने शरीर में बड़ी दर्द महसूस हो रहा था। मैंने ऐसा उल्टा कुछ खाया भी नहीं था। मुझे बहुत डर सता रहा था, शायद वही लड़का रात के वक्त अंदर आ जाता है, मगर बिना सबूत के मैं उस लड़के पर इल्ज़ाम भी नहीं दे सकती थी। इसी दुविधा में मैंने एक रात जागकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही हॉल में मुझे वह लड़का नजर आया। उस रात चांद पूरे जोबन पर था, इसलिए खुली खिड़की से रोशनी अंदर तक आ रही थी। चांदनी की रोशनी में मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। एसी चलाया था तो मेरी खिड़की पूरी बंद थी। जब मैं सोकर उठी तो पूरी खिड़की खुली हुई थी और मेरा कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। मैं समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या है। मैंने देखा वो मुझे हैरान कर गया था। मैं अब शक की निगाहों से उस लड़के को देख रही थी। उसी वक्त उस लड़के ने भी शायद मेरे जागने का एहसास कर लिया था। वह चौंका और वह अपने कमरे की तरफ चल पड़ा था। मैं अंधेरे में दीवार के करीब खड़ी थी। उस लड़के की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। जब वो अपने कमरे में चला गया तो मैं बेड पर आई थी और दरवाज़ा चेक किया। दरवाज़ा भी अंदर से अच्छे से बंद था। जब मैंने लाइट जलाई तो मेरी नाइटी की सिलाई पूरी खुली हुई थी और मेरे छाती पर नील के निशान पड़े हुए थे और मैं अंदर से अजीब सी बू उठ रही थी। जब से वो बीमार रहते थे और ऑनलाइन काम करते थे, हम दोनों का प्यार मोहब्बत करने का टाइम कोई भी फिक्स नहीं था। हम दिन में भी अपने मूड के हिसाब से अपने पति के साथ मैं कभी भी शारीरिक संबंध बना लेती थी। मैं ये काम रात को कभी नहीं करती थी और ना ही मैंने ऐसी कोई दवाई लेती थी। फिर मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आती थी? आज जब मैंने अपने शरीर में नील देखे, मेरे तो होश उड़कर रह गए थे। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं ये बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी और वो मेरे साथ कभी भी ऐसे प्यार मोहब्बत करते थे तो मुझे फूलों की तरह छूते थे ताकि मुझे कहीं कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और आज मेरे शरीर पर न जाने कितनी जगहों से नील पड़े हुए थे। मैंने ये बात अपने पति से पूछ भी ली थी और अपने पति से थोड़ी दूरी बना ली थी ताकि मेरे ये निशान ठीक हो जाएं। लेकिन मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। जो बात थी अपने पति को बतानी चाहिए थी और यही छुपाने वाली बात मुझे दलदल की तरफ लेकर जा रही थी। अब मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर चल पा रही थी और बिस्तर तक पहुंची थी। मैं सर पकड़े अपने पति को देख रही थी। मैं अपने पति की कमजोरी उस लड़के को दिखा चुकी थी और खुद उसे घर में ले आई थी। अब जो हरकत मैं देख चुकी थी, मेरे लिए सुकून से सोना भी मुश्किल हो गया था। अब मुझे अपने पति की बात समझ आ रही थी। वह लड़का भी बहुत बार मुझे एहसास दिला चुका था कि वह अब हमारे घर से नहीं जाएगा। मुझे डर था अगर कोई और बात हो गई और कोई बहुत बड़ी नुकसान हो गई तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही आना है। मैं इस लड़के से डर गई थी, मगर पति को बताने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं गलत थी। मुझे अपने पति को सब बता देना चाहिए था। मुझे खबर नहीं थी। इस बात का मुझे इतना पछतावा हो रहा है और इसी पछतावे ने मुझे दिल से हिलाकर रख दिया था। मैं कई दिन तक डर का शिकार रही और गायब दिमागी से काम करती रही। मेरा व्यवहार उस लड़के से बदलने लगा। मैं चाहती थी वो मेरे व्यवहार से परेशान होकर हमारे घर से चला जाए, मगर वह परेशान होने के बजाय मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं किचन में काम कर रही होती तो वहीं चला जाता और बहाने बहाने मेरे बहुत करीब आ जाता।
जिससे मेरा कभी कभी जिस्म भी टच हो जाता था। मैं करंट खाकर दूर हो जाती। उस लड़के ने हमारी सारी मजबूरी देखकर अब वो मुझ पर हावी होता जा रहा था। वह कभी बर्तन धोने लग जाता तो कभी फ्रिज की सफाई शुरू कर देता। वह धीरे धीरे घर के हर काम करने लगा था। मेरे गुस्से करने पर भी वह परवाह नहीं करता था। मेरे पति ने जब उस लड़के को हर काम में दखल अंदाजी करते महसूस किया तो वो मुझसे नाराज़ होने लगे और एक दिन मुझे डांटते हुए कहा कि तुम इस लड़के के साथ बहुत ही अटैच होने लगी हो। इससे हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं। वह हमारे घर के अंदर घुस रहा है। मैं घबरा गई और अपने पति से कहा कि इस लड़के से कह दो वो बाहर वाले कमरे तक ही रहे। मैं चाहती थी कि वो मेरे पति के कहने पर वह लड़का एक तरफ हो जाए, क्योंकि मेरी बातों का अब उस पर कोई असर नहीं था। मेरे उम्मीद के हिसाब से मेरे पति ने जब उसे समझाया तो वो बाहर वाले कमरे में ही रहने लगा। मैं तसल्ली में हो गई। मुझे लगा वह लड़का समझ गया, अब कोई समस्या नहीं होगी। मगर रात होते ही वह लड़का अंदर आ जाता था। मैंने 2-3 बार रातों को उसे घर के अंदर वाले आंगन में घूमते देखा तो एक दिन बहाने से उस लड़के को सुनाते हुए कहा, अब मेरे पति को तुम पर बहुत ज़्यादा शक होने लगा है। जैसे हमारे कमरे के पास कोई आता है, शायद कोई चोर होगा। मगर किसी रात मेरे पति ने उसे पकड़ लिया तो उसका घर में आखिरी दिन होगा। मैं उस लड़के को ऐसी बातों से डराना चाहती थी, मगर उसके शब्दों में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो मुझसे बोला कि आपके पति तो रात को दवा लेकर सो जाते हैं और उस दवा की वजह से वह जागते भी नहीं। उस लड़के की बातों ने मुझे बिल्कुल हिला दिया था। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। मेरे पति अपनी बीमारी के बाद रातों को नींद न आने की वजह से डॉक्टर ने उनको नींद की दवा लिखी थी। वे खाते ही नींद में चले जाते थे, मगर हमने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी और इस लड़के को तो मैं इस बात की खबर नहीं होने दी थी। न जाने वो कैसे जान गया था। मेरे पति रात को दवा लेते थे। अब डर से मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे विश्वास हो गया था इस लड़के की नीयत ठीक नहीं थी। मैं सोचने लगी कि अपने पति से कह दूं उस लड़के को अब इस घर से चलता करें, जबकि मुझे डर था अब इस बात का भी फ़ायदा नहीं था। मगर मैं कोशिश करना चाहती थी। लेकिन मेरे कुछ बताने से पहले ही मेरे पति के फूफा जी की मृत्यु हो गई। सुबह सवेरे हमें खबर मिली तो मेरे पति ने तैयारी की और मुझसे कहा वे वहाँ उनके मृत्यु में जा रहे हैं। मैं अब इस लड़के के साथ अकेले रुकने का सोचकर बहुत घबरा रही थी। हम अपना घर उस लड़के के हवाले करके भी नहीं जा सकते थे। मुझे ये तसल्ली भी था कि मेरे पति शाम होने से पहले लौट आएंगे, क्योंकि उनके फूफा का घर इसी शहर में था। मेरे पति घर से निकले तो मैंने बहाने से अपनी बगल वाली पड़ोसन को अपने घर में बुलाया था। वह लड़का उस औरत के आने पर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया था। मैं सारा दिन तसल्ली से काम करती रही, मगर जब दिन ढला तो वह औरत उठी और मुझसे माफ़ी मांगकर चली गई। वह और ज़्यादा मेरे साथ नहीं बैठ सकती। उसे अपने घर में बहुत काम थे। मैंने भी उसे जाने दिया, क्योंकि मेरे अंदाजे के हिसाब से मेरे पति घर आने वाले थे। वह औरत चली गई और शाम से रात हो गई, मगर मेरे पति घर पर वापस नहीं आए। मैं बुरी तरह से परेशान हो गई और बार बार अपने पति को कॉल मिलाने लगी। वह लड़का भी मुझसे सवाल करने लगा, मेरे पति घर कब आएंगे। मैंने उसे डांट कर अपने कमरे में जाने को कहा, मगर वह डट कर खड़ा रहा। उस बीच मेरे पति ने कॉल की और परेशानी से मुझे बताने लगे कि उनके फूफा के बेटे को विदेश से आना था, इसलिए फ़्लाइट लेट हो गई है, जिसकी वजह से आज उनकी अंतिम संस्कार को रोक दिया गया है। अब अंतिम संस्कार कल होगी। अब वह सुबह ही आ पाएंगे। मेरे पति भी वहीं पर रुक गए। अब अंतिम संस्कार पूरा होगा तभी आऊँगा। मैं अपने पति की हरकत पर बहुत गुस्सा हुई थी, मगर कॉल पर कुछ नहीं कह पाई थी। गलती मेरी थी। मैंने अपने पति के सामने हमेशा इस लड़के की अच्छाई बताई थी और जो महसूस करती थी वह छुपा गई थी। अब वो भी उस लड़के पर विश्वास करके वहाँ रुक गए और मुझे समझा दिया कि रात को अंदर वाला आंगन लॉक कर लेना और लड़का बाहर कमरे में पड़ा रहेगा। उस लड़के ने मेरी कॉल भी सुन ली थी। मैंने उसे कह दिया आज वह रात का खाना नहीं बना सकती, इसलिए वह जाकर सो जाए। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी। मैं अब ये बात छुपा नहीं सकती थी कि मेरे पति आज रात घर पर नहीं आएंगे। वह लड़का सब जान चुका था और खाली घर उसके सामने था। मेरे बारे में भी उसे खूब पता था। मैं एक डरपोक और कमज़ोर लड़की हूँ, जबकि मेरी आंखों में तो उस रात का मंजर घूम रहा था जब चांद की रोशनी में आधी रात को मैंने उस लड़के को देखा था। डर से मेरी बुरी हालत हो गई थी। जल्दबाजी में मैं ये भूल गई कि मुझे उस लड़के को बैठक में भेजकर बाकी आंगन को लॉक करना था। मैं कमरे में पहुंचकर बिस्तर पर रह गई। मैं समझ नहीं पा रही थी मदद के लिए किसको बुलाऊं। मेरे घर वाले और मेरे दोस्त रिश्तेदार दूसरे शहर में रहते थे। मेरे ससुराल वाले सब उस अंतिम संस्कार पर गए हुए थे।
मैंने हमदर्दी में कितनी बड़ी गलती कर डाली थी। मुझे अब एहसास हो रहा था, जबकि मेरे घर में ऐसी हमदर्दी के बदले इतना बड़ा धोखा लगा था। मेरे भाई ने भी एक दोस्त के पिता के मरने पर हमदर्दी में उसने अपने घर में एक लड़के को रखा और कहा था कि जल्दी उसका दोस्त अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लेगा। वह पहले अपने पिता के साथ रहता था क्योंकि वह घर किराए का था। भाई का दोस्त बहुत शरीफ और अच्छा दिखाई देता था। हम सब ने उसे घर का मेंबर मान लिया था, मगर कुछ दिन के बाद मेरे भाई का वही दोस्त अकेले घर में मौका मिलने पर मेरी बड़ी बहन के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक्त पर मेरे पापा घर लौट आए थे और मेरी बहन को बचा लिया था। भाई का दोस्त घर से भाग गया था और दोबारा पुलिस को भी नहीं मिला। मैं इतना बड़ा धोखा खाने के बाद भी हमदर्दी कर बैठी थी। अब डर में पड़ी हुई थी। कमरे में रात गहरी होती जा रही थी। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं घबरा गई, मगर ये देखकर सुन रह गई। वह लड़का खाना लिए मेरे कमरे में आ गया था। मैं उसे आश्चर्य से देख रही थी। वह अपाहिज लड़का जो पहले लंगड़ा कर चलता था, उस वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा था। मेरे हैरानी पर वो घबरा कर बोला कि मैं अपाहिज नहीं हूँ। मैंने झूठ बोला था ताकि मुझे घर में जगह दे दो। वह मुझे खाना देते हुए बोला, आपका मूड नहीं था तो आज मैंने खाना बना लिया। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान थी। वह हमारे घर में आने के लिए अपाहिज का झूठ बोल चुका था और अब वह मुझे अकेला पाकर कमरे तक भी आ गया था। मैं इस वक्त उसे अपने पति का डर भी नहीं दे पाई थी। मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है, मैं अपने भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा भाई बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाला है तो मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगी। मुझे लगा कि वो मेरे भाई के आने का सुनकर वह लड़का डर जाएगा और कमरे से चला जाएगा, लेकिन वह मेरी बात पर हैरानी से बोला कि अचानक आपका भाई कहाँ से आ रहा है? अब रात के 12 बजने को है। उसकी बात से साफ पता चल रहा था कि उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं था। मैं बोली कि मेरे पति ने अपना प्रोग्राम बदलते ही मेरे भाई से कह दिया था कि शाम को वो मेरे घर आ जाए। मेरा भाई अभी पहुंचने ही वाला होगा। मैं गुस्से से उस लड़के को कहा कि मेरे घर के समस्याओं में ज़्यादा मत घुसा करो और अपने कमरे में चले जाओ। मैं गुस्सा करके उस लड़के को भेजना चाह रही थी, मगर उसने उठकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। उस रात उस लड़के ने मेरे साथ मेरे होश हवास में वो सब किया था जिसका मुझे कई दिनों से शक हो रहा था। उसने मेरे जिस्म को नोच डाला और अब वह लड़का कहीं से भी मुझे 16 साल का नहीं लग रहा था, वह पूरा मर्द लग रहा था। उसने कहा कि तुम अपने आप को मुझे सौंप दो, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे हुस्न को देखकर पागल सा हो जाता हूँ। मैं तुम्हारे जिस्म को देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। उसने मेरे कमरे में सारे बल्ब जला दिए और मुझे बेड से बांध दिया। उसके बाद वह सारी रात मेरे जिस्म को नोचता रहा। मैं तो आधी रात को ही बेहोश हो गई थी। मुझे होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो दूसरा दिन शुरू हो गया था। मेरे पति भी घर पर आ गए थे। मेरे पेट में अजीब सा दर्द उठ रहा था। जब मैंने अपने पेट को देखा तो मेरे पेट में टाँके लगे हुए थे। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं क्या करती? मैं अपने पति से सारी बात छुपा गई थी। मुझे अपनी गलती का बहुत ज़ोरों से एहसास हुआ था, मगर मैं कुछ नहीं कर पाई। असलियत को जानकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। मुझे वो पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। मेरे पति दिन के वक्त पहुँचे तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी। वह घबरा गए, मुझे संभालने लगे। मेरे पति ने उस लड़के को बुलाया तो पता चला कि वह लड़का तो कब का गायब हो गया था। मेरे पति कहने लगे शायद वो बाजार गया हो, जबकि मैं जानती थी वह लड़का घर से भाग गया था। मैं बुरी तरह से रोती जा रही थी। मेरे पति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस वक्त अपने पति को कुछ बताने के लायक भी नहीं थी। वह लड़का मुझे पूरी तरह बर्बाद करके जा चुका था। गलती ये थी कि मैंने अपने पति से पूछे बिना उस जवान लड़के को घर में रखा था। उस दिन शाम तक जब लड़का वापस नहीं आया तो मेरे पति हैरान रह गए। मेरे बराबर रोने से उस लड़के की गुमशुदगी मेरे पति को सोच में डाल गई थी। वह मुझसे सवाल करने लगे, उनके पीछे क्या हुआ था। मेरी हालत अब बहुत बुरी हो रही थी। मैं अपने पति को कुछ बताने के बजाय जिद करने लगी कि वो मुझे मेरी माँ के घर ले जाएं। मुझे अपनी बेचैन हालत डरा गई थी। मेरे रोने पर मेरे पति ने मुझे तसल्ली दिया कि वह अगले दिन मुझे मायके लेकर जाएंगे। रात को जाना हमारे लिए ठीक नहीं था क्योंकि मेरा मायका दूसरे शहर में था। मैं अपने पति के मनाने पर चुप हो गई थी, मगर मेरा दिल बुरी तरह से डरा हुआ था। मैं अपने पति को नहीं बता पाई थी कि मैं क्या कर चुकी थी। मैं उस घर से जल्द भागना चाहती थी, मगर उसी रात मेरी ज़िंदगी ऐसी बर्बादी हुई कि मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया। उस रात हमारे घर 4 आदमी घुस आए थे। वे आदमी ज़बरदस्ती हमारे घर में घुसकर उन्होंने मेरे पति से पूछने लगे वह लड़का कहाँ है जो हमारे घर रहता था
और मेरे पति परेशान हो गए थे। लड़का घर से भाग गया था और वह सारे आदमी हमारे घर में घुसकर इस लड़के को तलाश कर रहे थे। सारे आदमी एक ही ग्रुप के थे। ये लोगों के अंगों को काट कर बेचा करते थे और उस लड़के ने भी मेरे साथ तो बहुत ही बुरा किया था। उसने मेरा रेप भी किया। उसके बाद उसने शायद मेरा गुर्दा भी निकाल लिया था। वो मेरे पति के सर पर पिस्तौल रखकर उन्हें डराकर उस लड़के की मांग कर रहे थे, पर हमें नहीं मालूम था वह लड़का कहाँ गया। मैंने अपने पति को वह सारी हकीकत बता दी। मेरे पति तो वैसे ही बहुत बीमार रहते थे। उन्होंने ये सुना तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकली थी और इसी वजह से उनकी आधी हिम्मत और ख़त्म हो गई। वे आदमी मेरे पति के सीने में गोली मार चुके थे और मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। वे आदमी मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगे। मेरे पति का चेहरा पीला पड़ रहा था। मेरे पति ने गुस्से से उन आदमियों से कहा कि हमारे घर से चले जाओ, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। वह आदमी मेरे पति की बात पर गुस्से से हमारे करीब आया और बोले कि लगता है तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ हम कौन हैं। हम पुलिस से नहीं डरते। तुम हमसे जुबान चलाने की हिम्मत करोगे तो नुकसान भी उठाओगे। मैं अपने पति को चुप करवाने लगी, मगर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन अनजान आदमियों का हमारे घर में घुसकर गुंडागर्दी दिखाना मेरे पति का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मेरे पति ने जब उनके धमकाने पर भी गुस्से से उन्हें निकलने को कहा तो एक आदमी को गुस्सा आ गया। उसने अचानक पलटकर अपनी पिस्तौल से मेरे पति के सीने पर फायर कर दिया। मैं चीख कर अपने पति के पास गई, मगर वे खून से लथपथ ज़मीन पर गिर चुके थे। वे आदमी घर से चले गए और मैं बिल्कुल सुन खड़ी रह गई, क्योंकि मैं भी आधी कटी पिटी थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। अपने पति के लाश के पास बैठी रह गई। मेरे अंधे विश्वास ने ऐसा नुकसान दिया था जिसकी भरपाई नामुमकिन थी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस मेरे घर पहुंच चुकी थी, पर मेरे पति तो इस दुनिया में नहीं थे और मैं भी पूरी तरह से जख्मी थी। पुलिस ने आकर पूरे घर की छानबीन की। उस लड़के के तलाश में पुलिस लग गई थी। मुझे अस्पताल ले जाया गया था। मुझे नहीं मालूम था उस लड़के की वजह से मेरा पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। मेरा हंसता खेलता घर पूरा बर्बाद हो चुका था। पुलिस उस लड़के की और उसके सारे ग्रुप की तलाश कर रही थी। 1 महीने के बाद वह लड़का पकड़ा गया। अपने मुंह से सारे जुल्म स्वीकार कर लिए थे। पुलिस के पूछताछ पर उसने सब कुछ अपने मुंह से उगल दिया था। उसके ग्रुप में केमिस्ट वाले, दवाई वाले, डॉक्टर भी शामिल थे। इनका ग्रुप बहुत बड़ा था। हर जगह छापा मारा गया था। इसी तरह अकेले लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके शरीर के अंगों को बेचा करते थे। ये लोग ब्लड चोरी भी किया करते थे। इस तरह ये लाखों करोड़ों रुपए कमाते थे। मैं भी इस लड़के के बहकावे में आ गई थी। मैं अपनी माँ के घर जाकर रहना चाहती थी। जवानी में विधवा होकर हमेशा के लिए अपनी माँ के घर आ गई थी। अब मेरी ज़िंदगी उजड़ गई थी। मेरी आप बीती सुनाने का उद्देश्य यही है कि मैं उन सब बहनों को बताना चाहती हूँ, किसी की मदद ज़रूर करें, लेकिन अपनी आँख कान खुली ज़रूर रखें। मगर एक हद में ही सब अच्छा लगता है। किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि तुम्हें खुद से ही नुकसान उठाना पड़े, और ख़ास तौर पर अपने घर वालों से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, वरना हमारे घर के लोग हमारी गलती का शिकार भी हो सकते हैं। मुझ जैसी लापरवाह औरत ऐसे ही सारी ज़िंदगी पछताती रह जाएगी। आशा करती हूँ मेरी कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।